करें स्टार्ट क्या? लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था, सुंग वंश पढ़ाया था ना? कौन सा वंश पढ़ा था? सुंग वंश पढ़ा था। और सुंग वंश के साथ भारत पर यवन आक्रमण भी पढ़ाए थे ना? एक डेमेट्रियस वंश पढ़ाया था, ठीक है, उसी का राजा होता था मीनांडर। कौन होता था? मीनांडर। एक बार क्वेश्चन आया था बेटा, मीनांडर के आगे लिख लो, मीनांडर इंडो ग्रीक शासक था। मीनांडर कैसा शासक था? मीनांडर कैसा शासक था? ये इंडो ग्रीक शासक था। और एचएसएससी ने पूछा है इंडो ग्रीक सिक्के कहां से मिले हैं? तो वेरी गुड, इंडो ग्रीक सिक्के हमें मिले हैं खोखरा कोट, रोहतक से मिले हैं। ठीक है, मीनांडर कैसा शासक होता था? इंडो ग्रीक। और इसने ना नागसेन से भेंट होने के बाद इसने कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। मीनांडर ने कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया। और इसीलिए ना इसको मतलब सुंग वंश के एक शासक किसने हरा दिया था? वसुमित्र ने हरा दिया। इसको किसने हरा दिया? वसुमित्र ने इसको हरा दिया था। ठीक है, एक है ना यवन आक्रमण पर भारत के प्रभाव में लिखेंगे ना, यवन आक्रमण के भारत पर क्या प्रभाव पड़े? तो यवन आक्रमण के प्रभाव में ना सबसे पहले अब जो ज्योतिष विद्या है ना, कौन सी विद्या बेटा? ज्योतिष विद्या के जनक है ना यवनों को कहा जाता है। लिख लो, ज्योतिष विद्या का जनक किसको माना जाता है? यवनों को माना जाता है। लिख लो, ज्योतिष विद्या का जनक किसको माना जाता है? यवनों को माना जाता है। ज्योतिष विद्या का जनक किसे माना जाता है? यवनों को माना जाता है। एक अजंता का 9वां चैत्य मंदिर, अजंता का 9वां चैत्य मंदिर है ना, ठीक है, ये भी किसके समय बना था? सुंग वंश के समय बना था, या यवन आक्रमण के समय। अजंता एलोरा की गुफा सुनी है ना? अजंता का 9वां चैत्य मंदिर है ना, वो पूछेगा किस वंश के टाइम में बना था? सुंग वंश के टाइम में बना। और यवन आक्रमणों का प्रभाव क्या पड़ा? हमें किस विद्या का ज्ञान हुआ बेटा? ज्योतिष विद्या का ज्ञान हुआ। हमें किस विद्या का ज्ञान हुआ है? ज्योतिष विद्या का ज्ञान हुआ है। ज्योतिष विद्या का ज्ञान किसके कारण हुआ है? यवनों के कारण है। एक महिला होती थी गार्गी। कौन सी महिला होती थी? गार्गी। उसने एक पुस्तक लिखी, पेपर में आता है गार्गी संहिता। ये कहती है ज्योतिष विद्या के जनक कौन होते थे? यवन। एक इतिहासकार हुए बरहामिहिर। ये भी क्या कहते हैं कि यवनों को ना किसका जनक कहा जाता है? ज्योतिष विद्या का जनक कहा जाता है। किसने कहा था ज्योतिष विद्या का जनक यवन थे? एक तो गार्गी ने कहा था, एक ब्राह्महीर ने कहा था। एक तो गार्गी ने कहा था बेटा, और एक किसने कहा था? ब्राह्महीर ने कहा था। ठीक है, तो यवन आक्रमण के प्रभाव है ना भारत में कौन सी विद्या आई? ज्योतिष विद्या। एक कहते हैं नक्षत्रों द्वारा भाग्य का, किसके द्वारा? नक्षत्रों द्वारा हम है ना भाग्यों को क्या कर सकते हैं? निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, ये बात भी किस में कही गई थी? यवनों मतलब यवन कहते थे कि नक्षत्र होते हैं ना, ये हमारा किसको डिसाइड करते हैं? भाग्य को डिसाइड करते हैं। कहते हैं ना नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो ज्योतिष विद्या तो यही तो विद्या है ना। ठीक है, कहते हैं ना कि आपका मतलब राहु ठीक नहीं है, आपका केतु ठीक नहीं है, ये ज्योतिष विद्या ही तो है। ठीक है, तो नक्षत्रों द्वारा भाग्य का निर्धारण होता है, ये किसने कही थी? यवनों ने कहा था कि नक्षत्र होते हैं ना, ये हमारे भाग्य को क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। कौन भाग्य को डिसाइड करेंगे? हमारे नक्षत्र डिसाइड करते हैं। ज्योतिष विद्या आज भी बेटा, पहले है ना हम घर बना लेते थे, ऐसे ही बना लेते थे। आज है ना कोई भी घर बनाएगा ना वास्तु शास्त्र के हिसाब से बनाएगा।
और आज की जो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं ना, हमने घर तो पुराने बने हुए हैं, घर नए बनाए तो अभी तो बहुत से रुपए लगेंगे। हम घर नए नहीं बनाते, हम है ना किसी ज्योतिष को घर ले जाते हैं। ज्योतिष चारों साइड देखेगा, ठीक है, बाद में कहेगा कि आपके उस कोने में कचरा है और वो धन का कोना है, कृपा वहीं रुकी हुई है, ठीक है। फिर हम एक मजदूर को बुलाएंगे, उस कोने की क्या करवाएंगे, सफाई करवाएंगे। फिर बोलेगा वो पानी की टंकी है ना, वो गलत जगह बनी हुई है, ठीक है। अब पानी की टंकी नई बनाने में लगेंगे लाख रुपए, नई कहां से बनाएंगे, ठीक है। फिर वो बोला गुरुजी कोई इलाज बताओ, बोला तांबे का लोटा रख दो, दशा बदल जाएगी, ठीक है। तो ये होती है ज्योतिष विद्या, ठीक है। और कई तो वो कछुए की अंगूठी भी रखते हैं ना, ठीक है। कईयों को पता ही नहीं है कैसे रखनी होती है, उसका मुंह बाहर की ओर रखते हैं, ठीक है। अरे कोई चीज डालो तो उसका प्रॉपर पता होना चाहिए। कछुए का मुंह है ना हमारी ओर होना चाहिए ताकि धन हमारी ओर आए, कई मुंह बाहर की ओर रखते हैं, ठीक है। अरे फिर फायदा क्या उसका। कई ऑफिस में मैंने देखा है, ऑफिस में कछुआ रखेंगे, दूसरे की ओर रखेंगे वो, ठीक है। कछुआ हमारी ओर होना चाहिए ताकि धन किसकी ओर आए, हमारी ओर आए। कई कर लेते हैं लेकिन पता ही नहीं है वो रखना कहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसे है, मतलब कोई भी चीज का अगर प्रॉपर पता नहीं है ना तो वो चीज हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आधे से ज्यादा है ना, अब तो थोड़ा कम हो गया। पहले जब हम पढ़ा करते थे ना, आधे से ज्यादा घर से राशि देख कर निकलते थे, ठीक है। राशियों के चक्कर में अगर कोई किसी की राशि में हो ना, आज दुर्घटना हो सकती है, वो घर से ही नहीं निकलता था, ठीक है। अरे पागलो, राशि तो राम और रावण की एक ही थी ना, कृष्ण और कंस की भी तो राशि एक थी, ठीक है। फिर आप क्यों चक्करों में पड़ रहे हैं, दोनों के कर्मों के हिसाब से डिसाइड होता है, राशियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एक बार राशि में लिखा हुआ था कि संतान योग है, ठीक है। अब शादी नहीं हुई, संतान योग कहां से होगा, ठीक है। बोला विदेश में जाने का योग है, ठीक है। अब फतवा आने के पैसे नहीं है, विदेश में जाने का योग है, ठीक है। तो इन राशियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सुबह कई पढ़ते हैं, राशियां पढ़ते हैं, आज भी राशि देखकर घर से निकलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए अपने ना। मतलब ये ज्योतिष विद्या के जनक कौन थे, यवन, ठीक है। और ज्योतिष विद्या कहती है नक्षत्रों द्वारा किसका निर्णय होता है, भाग्य का निर्णय होता है, किसके द्वारा, नक्षत्रों के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे बेटा कौन सा वंश पढ़ेंगे, शुंग वंश पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कण्व वंश। कौन सा वंश पढ़ेंगे, कण्व वंश। शुंग वंश हमारा लास्ट टॉपिक में कंप्लीट हो गया था। अब हम कौन सा वंश पढ़ेंगे, कण्व वंश पढ़ेंगे। कौन सा वंश पढ़ेंगे बेटा, कण्व वंश है पढ़ेंगे। कण्व वंश है ना, बस इसका टेन्योर याद रखना, 75 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 30 ईसा पूर्व तक था। इसका टेन्योर के कब से कब तक था बेटा, 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व। कितने साल का रहा होगा, 45 वर्ष। इनका शासनकाल कितने साल का था, 45 वर्ष का था। लेकिन पुराण कहते हैं बेटा, कौन कहते हैं, पुराण की इनका शासनकाल है ना कितने वर्ष था, 112 वर्ष था, ठीक है। पुराणों के अनुसार लिख लो इनका शासनकाल कितने वर्ष था। तो कितने वर्ष था पुराणों के अनुसार बेटा इनका शासनकाल, बता दो, 112 वर्ष था, ठीक है। अब पुराण है ना, पुराणों में 112 क्यों लिखा गया, क्योंकि पुराण है बेटा वो मानते हैं शुंग वंश और कण्व वंश को एक मानते हैं। पुराण दोनों किसको एक मानते थे, शुंग वंश को भी एक मानते थे और कण्व वंश को भी एक मानते थे। क्योंकि कण्व वंश वाले है ना शुंग वंश के क्या होते थे, सेनापति होते थे। तो पुराण गलत नहीं है, कई कहते हैं सर क्या पुराण गलत थे, पुराण है लिख लो कण्व और शुंग वंश को एक मानते हैं। पुराण कण्व वंश को और शुंग वंश को क्या मानते हैं, एक मानते हैं। लिख लो पुराण कण्व वंश को और शुंग वंश को क्या मानते हैं, एक मानते हैं। पुराण कण्व वंश को और शुंग वंश को क्या मानते हैं, एक मानते हैं। एक बाण भट्ट था ना, बाण भट्ट की एक पुस्तक है बेटा हर्ष चरित्र, क्या थी, हर्ष चरित्र। क्योंकि मैंने आपको बताया था शुंग वंश का अंतिम राजा कौन होता था, देवभूति था। और देवभूति की हत्या किसने की थी, वासुदेव कर्णव ने। और किस वंश की स्थापना की थी,
कर्ण वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो कर्ण वंश का संस्थापक लिख लो वासुदेव कर्ण। कर्ण वंश का संस्थापक कौन होता था? वासुदेव कर्ण होता था। और उसने किसको मारा था बेटा? देवभूति को मारा था। तो देवभूति किस वंश का अंतिम राजा था? शुंग वंश का। शुंग वंश में ना हमें मेन तो यही राजा पढ़ने हैं। शुंग वंश का एक तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़ना है, और पुष्यमित्र शुंग के बाद हमें किसके बारे में पढ़ना है बेटा? पुष्यमित्र शुंग के बाद हमें किसके बारे में पढ़ना है? अग्निमित्र के बारे में पढ़ना है। और अग्निमित्र के बाद किसके बारे में पढ़ना है? देवभूति के। अग्निमित्र पे कालिदास की एक पुस्तक थी ना, मालविका अग्निमित्रम, किसकी पुस्तक थी? कालिदास की पुस्तक थी। ठीक है, तो बाणभट्ट की पुस्तक का नाम क्या रहेगा? हर्षचरित्र रहेगा। और हर्षचरित्र में ये बताती है कि देवभूति है ना, बड़ा कामुक राजा होता था। क्या होता था बेटा? बड़ा कामुक राजा होता था। किसकी पुस्तक बताती है हमें? बाणभट्ट की हर्षचरित्र पुस्तक बताती है हमें कि देवभूति है ना, वो कैसा राजा था? बड़ा कामुक राजा था। ठीक है, कामुक राजा वो होता है बेटा जो भोग विलास में लिप्त हो। ठीक है, कामुक का मतलब होता है कि इसको ना प्रजा से कोई मतलब नहीं था। ये है ना हमेशा क्या किया करता था? ये प्रजा में कभी ध्यान नहीं देता था। ये देवभूति है ना, ये मतलब है पराई स्त्रियों पर गलत नजर रखा करता था। तो ये कामुक राजा था। इसलिए वासुदेव कर्ण ने किसकी हत्या कर दी थी? देवभूति की। और किस वंश की स्थापना कर दी? कर्ण वंश की स्थापना की। तो वो पूछेगा किस पुस्तक में लिखा है कि देवभूति बड़ा कामुक राजा होता था? बाणभट्ट की हर्षचरित्र ये बताती है हमें। ठीक है, तो इस वंश का संस्थापक कौन हो गया? वासुदेव हो गया। कौन हो गया? वासुदेव इस वंश का क्या होता था? संस्थापक होता था। और वासुदेव के बाद है ना, ठीक है, इस वंश में ना, मतलब इस वंश के हमें कितने राजा के बारे में वर्णन मिलता है? 4 राजा के बारे में वर्णन मिलता है। वासुदेव के बाद इसके और राजा लिख लो। एक इसका राजा भूमिपुत्र होता था, एक नारायण होता था, एक सुशर्मा। 4 राजा होते थे, लिख लो। वासुदेव इस वंश में कितने राजाओं के बारे में वर्णन मिलता है हमें? 4 राजाओं के। वासुदेव, भूमिपुत्र, नारायण और सुशर्मा। वासुदेव, भूमिपुत्र, नारायण और सुशर्मा लिख लो। वासुदेव भूमिपुत्र, वासुदेव भूमिपुत्र, नारायण और सुशर्मा। ठीक है, इस वंश में हमें कितने राजाओं का वर्णन मिलता है? 4 राजाओं का। वासुदेव ने किसकी हत्या करवा दी? किसकी हत्या कर दी बेटा? देवभूति की। कहते हैं देवभूति की हत्या है ना, इसने किससे करवाई? कि देवभूति की एक दासी होती थी, उसकी पुत्री से इसकी क्या करवा दी? हत्या करवा दी। मैंने कहा था ना, ये मतलब है पराई स्त्रियों के कांटेक्ट में ज्यादा होता था। इसका फायदा किसने उठा लिया था? वासुदेव ने देवभूति की दासी की पुत्री से इसकी क्या करवा दी थी? हत्या करवा दी थी। लिख लो, वासुदेव ने देवभूति की हत्या किससे करवा दी थी? तो देवभूति की एक दासी होती थी, उसकी पुत्री से क्या करवा दी? इसकी हत्या करवा दी। और किस वंश की स्थापना कर दी? कर्ण वंश की। तो कर्ण वंश में हमें केवल कितने राजाओं के बारे में पढ़ना है? 4 राजाओं के बारे में पढ़ना है। तो वासुदेव का शासनकाल 9 वर्ष था। वासुदेव कितने साल रहा? 9 वर्ष। भूमिपुत्र 14 वर्ष, नारायण 12 वर्ष। ठीक है, नारायण कितने साल रहा? 12 वर्ष रहा। और सुशर्मा कितने साल रहा? 10। और इनका सबका जोड़ करोगे तो कितने वर्ष आएगा बेटा? 45 वर्ष आएगा। लिख लो, ये राजा का शासनकाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो लिख लो, वासुदेव कितने साल तक राजा रहा? 9 साल तक राजा रहा। भूमिपुत्र कितने साल राजा रहा? 14 साल राजा रहा। नारायण कितने साल राजा रहा बेटा? 12 वर्ष राजा रहा। और सुशर्मा कितने साल राजा रहा? 10 वर्ष राजा रहा। तो पहला संस्थापक कौन होता है इसका? वासुदेव कर्ण। और उसके बाद राजा कौन बना? भूमिपुत्र। ठीक है, याद ना रहे, वासुदेव यानी भगवान श्री कृष्ण ने किसकी पूजा की? भूमि की पूजा की। और भूमि की पूजा करने के बाद उनको क्या मिला? नारायण मिला।
और जब हमें नारायण मिल जाए ना तो उनसे मांगने में हमें क्या नहीं करनी चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए। वासुदेव ने किसकी पूजा की, भूमि की, उनको क्या मिले, नारायण, और नारायण मिल जाए तो हमें शर्म नहीं करनी चाहिए मांगने में। वासुदेव 9 साल है, ठीक है, और उसने पूजा किसकी की, भूमि की। कितने साल होगा, 14, और बाद में 14 के बाद 12 और 12 के बाद 10। सबसे पहले वासुदेव कणव 9 साल, उसके बाद भूमिपुत्र 14 साल, फिर भूमिपुत्र के बाद नारायण 12 साल, और नारायण के बाद सुशर्मा कितने साल, 10 साल। सुशर्मा को कहते हैं कि सुशर्मा की हत्या कर दी सिमुक ने। किसने हत्या कर दी, सिमुक ने। और सिमुक ने आगे किस वंश की नींव रखी, सातवाहन वंश की नींव रखी। लिख लो, सिमुक ने किसकी हत्या कर दी, सुशर्मा की हत्या कर दी। लिख लो, सिमुक ने किसकी हत्या कर दी थी, सुशर्मा की हत्या कर दी। और किस वंश की नींव रखी बेटा, सातवाहन वंश की नींव रखी। किस वंश की नींव रखी, सातवाहन वंश की क्या रखी थी, नींव रखी थी। ठीक है, तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन हो गया, सिमुक हो गया। कौन हो गया, सिमुक। कर्ण वंश से बेटा दोबारा रिपीट करता हूं, कर्ण वंश है ना, ठीक है, पुराणों के अनुसार ये वंश कितने साल रहा था, 112 वर्ष, क्योंकि पुराण किस दो वंशों को एक मानते हैं, शुंग वंश और कर्ण वंश को क्या मानते हैं, एक मानते हैं। ठीक है, और इस वंश का एक राजा होता था वासुदेव। बाण भट्ट की हर्ष चरित्र कहती है कि वासुदेव ने देवभूति को उसकी दासी की पुत्री से मरवाया, क्योंकि देवभूति बड़ा कामुक राजा होता था। और वासुदेव ने कब कर्ण वंश की स्थापना की थी, देखो कब से, 75 ईसा पूर्व से ये वंश कब तक रहेगा, 30 ईसा पूर्व, 75 ईसा पूर्व की। और कितने साल राजा रहा, 9 साल। वासुदेव कितने साल रहा, 9 साल। उसके बाद उसने पूजा किसकी की थी, भूमि की। भूमिपुत्र 14 साल, और उनको के नारायण मिले, नारायण 12 साल। और नारायण के बाद शर्म नहीं करनी, सुशर्मा कितने साल, 10 साल। सुशर्मा की हत्या किसने कर दी, सिमुक। और सिमुक किस वंश की नींव रखेगा, सातवाहन वंश की। तो एडिंग डाल लो। अब कौन सा वंश पढ़ेंगे हम, सातवाहन वंश पढ़ेंगे। कौन सा वंश पढ़ेंगे, कौन सा वंश पढ़ेंगे बेटा, सातवाहन वंश पढ़ेंगे। कौन सा वंश पढ़ेंगे हमें, सातवाहन वंश पढ़ेंगे। कौन सा वंश हम पढ़ेंगे, हमें सातवाहन वंश पढ़ेंगे। कौन सा वंश पढ़ेंगे बेटा, हमें सातवाहन वंश है आज का हमारा क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा। कौन सा वंश रहेगा, सातवाहन वंश आपका टॉपिक रहेगा। ये वंश है बेटा 30 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईस्वी तक है। यानी कितने साल रहेगा ये, 280 साल। ये 250 ईस्वी है, 30 ईसा पूर्व, तो 250 ये हो गए और 30 वो हो गए। कितने साल तक रहा ये, 280 साल तक रहा। कोई वंश बेटा 280 साल तक रहेगा तो उससे क्वेश्चन आपको 101% एग्जाम में आएगा। बहुत बड़ा शासनकाल होता है 280 सालों का, इतने तो मुगल भी नहीं रहे भारत में। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा क्या था, शासनकाल माना जाता है। वैसे तो मुगल है ना, वैसे 1857 तक बताते हैं, रियल में मुगल 1707 तक ही थे। ठीक है, तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन होता था बेटा, सिमुक होता था। कौन होता था, सिमुक होता था। और सिमुक ने किसकी हत्या कर दी थी, सुशर्मा की क्या कर दी थी, हत्या कर दी। तो सातवाहन वंश है ना, इस वंश को लिख लो आंध्र सातवाहन कहा जाता है। आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है। सातवाहन वंश को लिख लो आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है। लिख लो, सातवाहन वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है, आंध्र सातवाहन वंश के नाम से इसे जाना जाता है। लिख लो, सातवाहन वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है, आंध्र सातवाहन। कहते हैं इसे पुराणों में आंध्र वंश कहा जाता है। पुराणों में क्या कहा जाता है, आंध्र। और अभिलेखों में इसे क्या कहा गया, सातवाहन। अभिलेखों में इसे क्या कहा गया, सातवाहन। तो इसको पूरा जोड़ क्या बन गया बेटा, आंध्र सातवाहन। लिख लो, इसको पुराणों में क्या कहा गया बेटा, आंध्र वंश कहा गया। और अभिलेखों में क्या कहा गया, सातवाहन। लिख लो, इसे पुराणों में आंध्र वंश कहा गया
और अभिलेखों में इसे क्या कहा गया? सातवाहन वंश कहा गया। पुराणों में इसे क्या कहा गया? आंध्र वंश कहा गया। और अभिलेखों में इसे क्या कहा गया? सातवाहन। पुराणों में क्या कहा गया बेटा? इसे आंध्र कहा गया। और अभिलेखों में इसे क्या कहा गया? सातवाहन वंश। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? आंध्र सातवाहन वंश हो गया। ठीक है, कहते हैं आंध्र सातवाहन वंश से क्वेश्चन पक्के आएंगे। ठीक है, आंध्र सातवाहन के शासकों ने ना शीशे के सिक्के चलवाए थे। किसके सिक्के चलवाए थे? शीशे के सिक्के। ये सबसे ज्यादा है ना क्वेश्चन रिपीट होता है, डबल अंडरलाइन कर लेना। आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने किसके सिक्के चलवाए थे बेटा? शीशे के सिक्के चलवाए थे। आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने किसके सिक्के चलाए थे? शीशे के सिक्के चलाए थे। आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने किसके सिक्के चलाए थे? शीशे के। और इसमें ना इन्होंने ना सातवाहन वंश के शासकों ने ना ब्राह्मणों को क्या दान देना शुरू किया? भूमि दान देना क्या किया था? शुरू किया था। इससे पहले ब्राह्मणों को क्या दान नहीं दी जाती थी बेटा? भूमि दान नहीं दी जाती थी। लिख लो, आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने ब्राह्मणों को क्या दान देना शुरू किया बेटा? भूमि दान देना शुरू किया। आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने ब्राह्मणों को क्या दान देना शुरू किया था? भूमि दान देना शुरू किया था। लिख लो, आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने ब्राह्मणों को क्या दान देना शुरू कर दिया था? भूमि दान देना शुरू किया। इन्होंने ब्राह्मणों को किसका दान देना शुरू किया था? भूमि दान देना शुरू किया था। किसने ब्राह्मणों को भूमि दान देना शुरू किया था? आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने। और ये एक आती है सामंत व्यवस्था। सामंत, सामंत लिख लो, कौन सी व्यवस्था होती है बेटा? सामंत व्यवस्था। सामंत व्यवस्था के भी जनक किसे कहा जाता है? आंध्र सातवाहन वंश के शासकों को कहा जाता है। लिख लो, ये सामंत व्यवस्था का भी जनक किसे कहा जाता है? सातवाहन वंश के शासकों को कहा जाता है। मैं बताता हूँ सामंत व्यवस्था क्या हो गई बेटा। जैसे है ना, ब्राह्मण एक ब्राह्मण था, वो किसी एक राजा के पास गया। उसने उस राजा ने उस ब्राह्मण को क्या दे दी बेटा? भूमि दान। दूसरे राजा के पास गया, उसने भी उसको क्या दे दी? भूमि। तीसरे ने भूमि दे दी, चौथे ने दे दी, पांचवें ने। अब कोई ब्राह्मण है बेटा, आपके गांव में कोई ब्राह्मण है, ठीक है, आपने दान दिया, ये जरूरी तो नहीं है कि पड़ोसी उसको दान नहीं देगा, पड़ोसी भी तो दान देगा ना। ऐसे उस ब्राह्मण को ना अलग अलग जगह की क्या मिल गई? भूमि। और वो उन भूमि को जोड़कर है ना एक टाइप का छोटा क्या बन गया? राजा बन गया। राजा तो बड़ा राजा रहेगा, वो ब्राह्मण क्या बन गया? छोटा राजा। तो उस छोटे राजा को क्या कहा जाने लगा? सामंत। तो ये सामंत व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? सातवाहन। स से सामंत और स से सातवाहन। स से शीशे के सिक्के और स से सातवाहन वंश। दोनों याद रखना, इन्होंने शीशे के भी सिक्के चलाए थे। और इन्होंने कौन सी व्यवस्था चलाई थी बेटा? सामंत व्यवस्था चलाई थी। कौन सी व्यवस्था चलाई थी? सामंत व्यवस्था चलाई थी। किस वंश के शासकों ने चलाई थी? सातवाहन वंश के शासकों ने चलाई थी। और इनका ना ये सातवाहन वंश के शासक है ना, ये शासन किया करते थे महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश पर। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश पर शासन किया करते थे। लिख लो, ये सातवाहन वंश के शासक है ना, ये कहां पर शासन किया करते थे? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। और इन सातवाहन की राजधानी है ना, उसे प्रतिष्ठान कहा जाता है। इनकी राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान। और प्रतिष्ठान कहां पड़ती है आपकी बेटा? महाराष्ट्र में पड़ती है। लिख लो, सातवाहन वंश की राजधानी कौन सी होती थी? प्रतिष्ठान होती थी। क्योंकि बेटा जो शुंग वंश था ना, उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश की राजधानी, क्योंकि पाटलिपुत्र है ना, ठीक है, सम्राट अशोक ने भी पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। और मगध का खात्मा किस वंश के शासकों ने किया था? शुंग वंश के शासकों ने किया था ना, उसको अंतिम राजा बृहदर्थ को मारा था। ठीक है, तो ये याद कर लेना, इनकी राजधानी कौन सी हो गई? इन्होंने पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी किसको बना लिया? प्रतिष्ठान को बनाया। ठीक है, और आपको बताए शुंग वंश वाले क्या थे? पुष्यमित्र शुंग क्या था बेटा? ब्राह्मण था। तो ये भी क्या थे? ब्राह्मण थे। इसीलिए पुराण दोनों को क्या मानती है?
एक माना था, किसको एक माना था? हाँ, उसको सुंग वंश को, और किसको एक मानते थे? कर्ण वंश को एक माना था। ठीक है, तो इनकी राजधानी कौन सी होती थी? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान कहां पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसे आंध्र कहां पर कहा जाता है? पुराणों में और अभिलेखों में क्या कहा जाता है इसको? सातवाहन। हो सकता है ये आंध्र प्रदेश के कारण ही ने आंध्र सातवाहन वंश कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ना इनका ना पहला राजा तो कौन हो गया बेटा? सिमुक। और सिमुक के बाद इसका उत्तराधिकारी बताया गया किरसन। कौन बताया गया? किरसन। लेकिन इस वंश का पहला राजा है ना प्रतापी सातकर्णी प्रथम था। कौन था? सातकर्णी प्रथम था। इस वंश का लिख लो, पहला प्रतापी राजा कौन होता था? सातकर्णी प्रथम होता था। लिख लो, इस वंश का पहला प्रतापी राजा, इस वंश का पहला प्रतापी राजा कौन होता था? सातकर्णी प्रथम होता था। लिख लो, इस वंश का पहला प्रतापी राजा कौन होता था? सातकर्णी प्रथम होता था। लिख लो, इसका वंश का पहला प्रतापी राजा कौन होता था? सातकर्णी प्रथम होता था। इसी ने ब्राह्मणों को भूमि देना क्या किया था? शुरू किया था। इसी राजा ने, लिख लो, ब्राह्मणों को, सातकर्णी प्रथम ने ब्राह्मणों को क्या देना शुरू किया बेटा? भूमि दान देना शुरू किया। इसने ब्राह्मणों को क्या दान देना शुरू किया? भूमि दान देना शुरू किया। क्योंकि जो सिमुक था ना बेटा, वो है ना बौद्ध धर्म को भी मानता था, सिमुक मानता था, जैन धर्म को भी मानता था। लेकिन सिमुक अंतिम टाइम में क्या हो गया? अत्याचारी हो गया। सिमुक है ना किस धर्म को मानता था? स्टार्टिंग में बौद्ध धर्म को भी मानता था। और सिमुक किस धर्म को मानता था? जैन धर्म। और बाद में सिमुक क्या हो गया? अत्याचारी हो गया। सिमुक का उत्तराधिकारी कौन था? कृष्ण। और कृष्ण का बेटा कौन होता था? सातकर्णी प्रथम होता था। और सातकर्णी प्रथम ने ब्राह्मणों को क्या देना शुरू किया? भूमि। तो वो सामंतवादी व्यवस्था है ना, सामंत, ठीक है, सामंत व्यवस्था है ना, तो किसके टाइम में शुरू हो गई थी? सातकर्णी प्रथम के टाइम में शुरू हो गई थी। वैसे अगर पूछे ना सामंत व्यवस्था किस वंश में शुरू हुई, तब तो आपका आंसर होगा सातवाहन वंश। और किस राजा के टाइम में शुरू हुई, तब आपका आंसर क्या होगा? सातकर्णी प्रथम के टाइम में शुरू हो गई थी। किसके टाइम में शुरू हो गई थी? इसने ब्राह्मणों को क्या दान देना शुरू किया बेटा? भूमि दान। ठीक है, कहते हैं इसने ना, एक रानी थी, रानी नयनिका, रानी नयनिका। इसने किससे शादी कर ली? रानी नयनिका से क्या कर ली? शादी कर ली। और रानी नयनिका का ना एक हमें अभिलेख मिला है, नाना घाट अभिलेख। कौन सा अभिलेख मिला है? नाना घाट अभिलेख मिला है। लिख लो, सातकर्णी प्रथम ने किससे शादी कर ली? रानी नयनिका से शादी की थी। लिख लो, सातकर्णी प्रथम ने किससे शादी कर ली? रानी नयनिका से शादी कर ली। लिख लो, सातकर्णी प्रथम ने किससे शादी कर ली थी? रानी नयनिका से क्या कर ली थी? इसने शादी कर ली। और रानी नयनिका का कौन सा अभिलेख मिला है हमें? नाना घाट अभिलेख मिला है। और उसी में बताया गया कि इसने ब्राह्मणों को क्या दान देना शुरू कर दिया? भूमि दान देना शुरू कर दिया। लिख लो, उसी में बताया गया कि इसने ब्राह्मणों को क्या दान देना शुरू कर दिया था? भूमि दान देना शुरू कर दिया था। ठीक है, और लिख लो, ये बौद्ध भिक्षुकों को भी भूमि दान दिया करता था। ठीक है, एक तो ब्राह्मणों को दान दिया करता था बेटा, और ये किसको देता था? बौद्ध भिक्षुक को भी क्या दान किया करता था? भूमि दान किया करता था। ये ब्राह्मणों को भी भूमि दान दिया करता था, और ये बौद्ध भिक्षुकों को भी क्या दान दिया करता था? भूमि दान दिया करता था। ये ब्राह्मणों को क्या दान दिया करता था? भूमि दान दिया करता था। और बौद्ध भिक्षुकों को भी क्या दान दिया करता था? भूमि। कौन दान किया करता था? सातकर्णी प्रथम दान किया करता था। और सातकर्णी प्रथम है ना, बहुत ही, इसने शादी किससे की थी? रानी नयनिका से। उससे कौन सा अभिलेख मिला है? नाना घाट अभिलेख। ये बताता है कि इसने ना ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुकों को क्या दान देना शुरू कर दिया? भूमि दान देना शुरू कर दिया। ये इस वंश का क्या होता था बेटा? पहला प्रतापी राजा होता था। इस वंश का ये क्या होता था? पहला प्रतापी राजा होता था इस वंश का। और कहते हैं बेटा, सातकर्णी प्रथम को ना
एक कलिंग नरेश था खारवेल। कौन था? कलिंग नरेश था जिसका नाम क्या था? खारवेल। और कहते हैं इसने ना किसको हरा दिया? सातकर्णी प्रथम को हरा दिया। और कलिंग नरेश खारवेल है ना, ये किस वंश का राजा था बेटा? चेदी वंश का राजा था। और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? आथी गुफा अभिलेख से इसकी क्या मिलती है? हमें जानकारी मिलती है। लिख लो, इसको किसने हरा दिया था? कलिंग नरेश खारवेल ने हरा दिया था। लिख लो, सातकर्णी प्रथम प्रतापी था फिर भी हार गया था। लिख लो, इसको किसने हरा दिया था? कलिंग नरेश खारवेल ने हरा दिया था। लिख लो, सातकर्णी प्रथम को किसने हरा दिया था? सातकर्णी प्रथम को कलिंग नरेश खारवेल ने हरा दिया था। लिख लो, ये प्रतापी राजा था फिर भी ये किससे हार गया? कलिंग नरेश खारवेल से ये हार गया था। ठीक है। और लिख लो, सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेघ और 1 राजसु यज्ञ करवाया था। इसने 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे और 1 राजसु यज्ञ करवाया था। लिख लो, इसने 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे और एक कौन सा यज्ञ करवाया था बेटा? राजसु यज्ञ करवाया। ठीक है। लेकिन ये हार किससे गया था? कलिंग नरेश खारवेल से हार गया। मतलब ये शक्तिशाली था। तो ये शक्तिशाली था तो आप सोच सकते हो कलिंग नरेश खारवेल कितना शक्तिशाली रहा होगा। अश्वमेघ यज्ञ बताया था ना मैंने। ठीक है। आपको बताया था कि पुष्य मित्र शुंग ने भी 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। अयोध्या अभिलेख में उनका वर्णन मिलता है। और अश्वमेघ यज्ञ होता है घोड़े छोड़े जाते हैं। तो ये घोड़े छोड़ रहा था तो सपोज करो कितना शक्तिशाली रहा होगा। लेकिन फिर भी इसको किसने हरा दिया? कलिंग नरेश खारवेल ने हरा दिया। और इसकी हार का वर्णन हमें कहां से मिलता है? आथी गुफा अभिलेख से इसका वर्णन मिलता है। इसने कितने यज्ञ करवाए थे? 2 अश्वमेघ। अश्वमेघ यज्ञ होता है साम्राज्य विस्तार के लिए, पेपर में पूछा जाता है। अश्वमेघ है ना, यह किसके लिए होता है? साम्राज्य विस्तार के लिए। और राजसु यज्ञ होता है बेटा, राजा है ना अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा यज्ञ करवाता है? राजसु। मेन आपको याद रखना, इसने कितने अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे? 2। और राजसु यज्ञ कितना करवाया था? 1 करवाया था। लिख लो, इसने अश्वमेघ यज्ञ कितने करवाए थे? 2 करवाए थे। और राजसु यज्ञ कितने करवाए थे इसने? 1 राजसु और 2 अश्वमेघ यज्ञ इसने करवाए थे। 2 राजसु यज्ञ करवाए थे, 1 अश्वमेघ यज्ञ करवाए। और इस वंश का अगला राजा लिख लो हाल होता था। लिख लो, जो प्राकृत भाषा का कवि होता था। लिख लो, इस वंश का अगला राजा कौन होता था? हाल होता था। इस वंश का अगला राजा कौन होता था? हाल होता था। हाल इस वंश का कौन सा राजा बताया गया बेटा? 17वां राजा बताया गया। 17वां राजा। और ये क्या होता था? कवि होता था। और किस भाषा का कवि होता था? प्राकृत भाषा का कवि होता था। लिख लो, इस वंश का अगला राजा कौन बताया गया? हाल बताया गया। हाल इस वंश का कौन सा राजा बताया गया बेटा? 17वां राजा बताया गया। और वो पूछेगा आपसे कि सातवाहन वंश का ऐसा राजा कौन सा था जो प्राकृत भाषा का विद्वान कवि हुआ करता था? तब आपका आंसर क्या होगा? हाल होगा। हमें ना इस वंश के मेन राजा पढ़ने हैं। इसका संस्थापक तो सिमुक होता था। सिमुक का बेटा कृष्ण होता था। कृष्ण का बेटा सातकर्णी प्रथम होता था। और उसने रानी नयनिका से शादी की थी। और रानी नयनिका से संबंधित कौन सा अभिलेख मिला हमें? नानाघाट अभिलेख है मिला है। नानाघाट अभिलेख किसका होता था? रानी नयनिका का होता था। उसमें बताया जाता है कि इसने ब्राह्मणों को क्या दान देना शुरू कर दिया? भूमि दान देना शुरू कर दिया। और इसमें यह भी बताया गया था कि इसने ना बौद्ध भिक्षुकों को भी क्या दान दी थी? भूमि दान दी थी। ठीक है। और होल के बाद है ना सातकर्णी सेकंड राजा बना था। कौन बना था? सातकर्णी सेकंड राजा बना था। लिख लो, होल के बाद राजा कौन बना? सातकर्णी सेकंड। लेकिन इस वंश का सबसे प्रतापी राजा होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का क्या होगा बेटा? सबसे
प्रतापी राजा होगा। लिख लो, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन होगा? गौतमी पुत्र सातकर्णी। लिख लो, इस वंश का पहला प्रतापी कौन होता था? सातकर्णी प्रथम होता था। और सबसे प्रतापी पूछे ना तो कौन होता था बेटा? गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातकर्णी सेकंड से एक क्वेश्चन आता है कि इसके टाइम में अमरावती कला का विकास हुआ था। सातकर्णी सेकंड के टाइम में ना किस कला का विकास हुआ था? अमरावती कला का विकास हुआ। और सातकर्णी सेकंड कहता था मैं बलवान हूं कृष्ण और बलराम जितना मैं क्या हूं? बलवान हूं। ये बात कौन कहता था? सातकर्णी सेकंड कहता था कि मेरे अंदर है ना कितना बल है? कृष्ण भगवान जैसा और बलराम जैसा क्या है? बल है। लेकिन मेन क्वेश्चन किससे आएगा बेटा? गौतमी पुत्र सातकर्णी से आएगा। सबसे ज्यादा आज तक क्वेश्चन किससे आए हैं? गौतमी पुत्र सातकर्णी से क्या आए हैं? क्वेश्चन आए हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी का शासन काल आया था एक बार 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक। 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक इसका शासन काल था। कहते हैं इसने अरब सागर को भी जीता था, इसने बंगाल की खाड़ी को भी जीता था, बंगाल की खाड़ी को भी जीता था, और इसने हिंद महासागर को भी जीता था। किस महासागर को जीता था? हिंद महासागर को भी जीता था। और इसने राजा गज और विंध्य नरेश की उपाधि धारण की थी। राजा गज और विंध्य नरेश की उपाधि धारण की थी। लिख लो, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने, लिख लो, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किसकी उपाधि धारण की थी? राजा गज और विंध्य नरेश की उपाधि धारण की थी। राजा गज और विंध्य नरेश की उपाधि धारण की थी। दोबारा बताता हूं बेटा, स्टार्टिंग से बताता हूं। इस वंश का संस्थापक कौन होता था? सिमुक होता था। सिमुक ने किसकी हत्या कर दी थी? सुशर्मा की हत्या कर दी। ये वंश रहा कब से कब है? 30 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईसा पूर्व। ये वंश है ना किस किस एरिया में फैला था? आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के एरिया में ये वंश फैला था। और नदी का एरिया पूछे तो कृष्णा और गोदावरी नदी के एरिया में फैला हुआ था। लगभग किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ था? कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में इनका साम्राज्य फैला हुआ था। और पुराणों में इस वंश को क्या कहा गया? आंध्र, और अभिलेखों में सातवाहन वंश। इस वंश का पहला प्रतापी राजा कौन होता था? सातकर्णी प्रथम होता था। और सातकर्णी प्रथम ने शादी किससे की थी? रानी नैनिका से। उससे कौन सा अभिलेख मिला है? नाना घाट अभिलेख मिला है। नाना घाट अभिलेख हमें क्या बताता है? कि यह ब्राह्मणों को भूमि दान किया करता था और बौद्ध भिक्षुकों को भूमि दान किया करता था। ये इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, एक राजसू करवाया था, लेकिन इसको ना कलिंग नरेश खारवेल ने इसको हरा दिया था। इसका वर्णन हमें कहां से मिलता है? आथी गुफा अभिलेख से। इस वंश का 17वां राजा कौन होता था? हाल होता था। हाल किस भाषा का कवि होता था? प्राकृत भाषा का विद्वान कवि होता था। उसके बाद सातकर्णी सेकंड राजा बना। सातकर्णी सेकंड खुद को कृष्ण और बलराम जितना शक्तिशाली बताता था। और इसके टाइम में अगर पूछे सातवाहन वंश के टाइम में किस कला का विकास हुआ? अमरावती कला का, आंध्र प्रदेश की कैपिटल हुआ करती थी अमरावती। ठीक है, तो इसके टाइम में किसका विकास हुआ? अमरावती कला का विकास हुआ। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन होता था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसने अरब सागर को भी जीता, बंगाल की खाड़ी को जीता, हिंद महासागर को जीता। 106 से लेकर 130 ईस्वी तक रहा। और इसने ना कौन सी उपाधि धारण की थी? राजा गज और विंध्य नरेश की उपाधि धारण की थी। इसने कौन से? और सातवाहन वंश से प्रमुख मतलब क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, एक क्वेश्चन इनसे आता है, ये देखो, जैसे एक नाम है गौतमी पुत्र। कौन सा पुत्र? गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये है ना, मतलब गौतमी अपनी माँ के नाम से वंश चल रहा है ना। ठीक है, तो ये किसको? ये ना वंश था मातृसत्रात्मक। क्या था? मातृसत्रात्मक वंश था। लिख लो, ये सातवाहन वंश कैसा था?
मातृसत्रात्मक वंश था, लेकिन राजा पितृसत्रात्मक बनता था। राजा बनते थे लड़के, ठीक है, लेकिन ये किसके नाम पर राजा बनते थे? माँ के नाम पर। लिख लो, ये कौन सा वंश होता था? मातृसत्रात्मक वंश होता था, लेकिन राजा इसमें लिख लो कौन बनता था? पुरुष बनते थे। तो राजा बनते थे पितृसत्रात्मक, लिख लो इसमें राजा कौन बनते थे? पितृसत्रात्मक बनते थे, ठीक है, लेकिन शासन किसके नाम पर किया करते थे? मातृसत्रात्मक। शासन मातृसत्रात्मक था, राजा पितृसत्रात्मक था। समझ आ पा रहे हो? शासन कौन सा था बेटा इनका? मातृसत्रात्मक। और राजा क्या बनते थे? पितृसत्रात्मक। यानी राजा हमेशा ना क्या बनते थे? पुरुष बनते थे। राजा कौन बनते थे? पुरुष बनते थे। और इस वंश का पूछे, शीशे के सिक्के चलाए, सामंत व्यवस्था चलाई, ब्राह्मण कांसे और चांदी के भी सिक्के चलाए थे। इन्होंने किसके सिक्के चलाए? इन्होंने किसके सिक्के चलाए? लिख लो, कांसे के और चांदी के, कांसे और चांदी के सिक्के चलाए। और इस वंश का अंतिम राजा पुल्लू भामी को बताया गया। इस वंश का अंतिम राजा लिख लो किसे बताया गया था? पुल्लू मावी, ठीक है। इस वंश का लिख लो अंतिम राजा किसे बताया गया? पुल्लू मावी को बताया गया। इस वंश का अंतिम राजा है ना पुल्लू मावी, ठीक है, पुल्लू मावी है ना, इस वंश का क्या बताया गया? अंतिम राजा बताया गया। पुल्लू मावी है ना, इस वंश का क्या बताया गया? अंतिम राजा बताया गया। लिख लो, पुल्लू मावी इस वंश का क्या बताया गया? अंतिम राजा बताया गया। इस वंश की विशेषता याद रखना, विशेषता से क्वेश्चन आएंगे। राजा तो बनता था इसमें पितृसत्रात्मक, शासन होता था मातृसत्रात्मक, और किसके सिक्के चलाए? शीशे के सिक्के चलाए, चांदी और कांसे के सिक्के चलाए, ब्राह्मणों को भूमि दान देना शुरू किया, और बौद्ध भिक्षुकों को भी भूमि दान देते थे, और इन्होंने सामंतवादी व्यवस्था के क्या ये थे? जनक थे, ठीक है। अब है ना, आपको मैंने बताया था एक चेदी वंश का जिक्र आया था ना, कलिंग नरेश खारवेल ने किसको हरा दिया था? सातकर्णी प्रथम को। थोड़ा सा 5-7 लाइन का एक चेदी वंश है। कौन सा वंश है? चेदी वंश है। चेदी वंश का ना एक ही राजा हमें पढ़ना है जिसका नाम क्या था? कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल। और कलिंग नरेश खारवेल का पता हमें किस अभिलेख में चलता है बेटा? हाथी गुफा अभिलेख में पता चलता है। और कहते हैं ये है ना, जो कलिंग नरेश खारवेल है ना, ये किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को मानता था। ये किस धर्म को मानता था बेटा? जैन धर्म को मानता था। कलिंग नरेश खारवेल किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को मानता। चेदी वंश है ना, इसका एक ही राजा पढ़ना है जिसका नाम क्या था बेटा? कलिंग नरेश खारवेल। इसका वर्णन हमें किस अभिलेख में मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में। ये किसको मानता था? जैन धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को मानता था। और कलिंग को सबसे पहले मैंने बताया था महापद्मानंद ने जीता, और महापद्मानंद के बाद कलिंग को किसने जीता था? सम्राट अशोक ने जीता था, ठीक है। अगर आपको याद होगा ना, ठीक है, इसने ना कलिंग, बाद में सम्राट अशोक ने तो कलिंग को गुलाम बनाया, बाद में कलिंग क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। तो ये ऐसा राजा था जिसने मगध पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया बेटा? मगध पर आक्रमण किया, और कलिंग की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लौटाया। इसने कलिंग हार गया था ना, खोई हुई प्रतिष्ठा को क्या लौटा दिया? इसने वापिस लौटा दिया। और ये है ना, कहते हैं मगध पर आक्रमण करके ये कौन सी मूर्ति ले आया? जीत सेन की मूर्ति वापिस कहां ले आया? कलिंग। ये जीत सेन की मूर्ति याद आ रही है आपको? किसने जीती थी ये? महापद्मानंद ने। नंद वंश का संस्थापक था ना महापद्मानंद। जब इसने कलिंग को जीता था ना, तो वो कौन सी मूर्ति ले गया था अपने साथ मगध साम्राज्य में? जीत सेन। जीत सेन है ना, इनका किस धर्म का मतलब देवता माना जाता है? इनको जैन धर्म का माना जाता है। तो ये जीत सेन की मूर्ति है ना, वापिस कहां ले आया था? कलिंग उड़ीसा ले आया था। लिख लो, ये जीत सेन की मूर्ति वापिस कहां ले आया था? कलिंग उड़ीसा ले आया था।
ये जीतसेन की मूर्ति वापिस कहाँ ले आया था? कलिंग उड़ीसा ले आया था। लिख लो, ये जीतसेन की मूर्ति वापिस कहाँ ले आया था? कलिंग उड़ीसा ले आया था। तो कलिंग नरेश खारवेल वो पूछेगा किस वंश का राजा था, तो आप कह दोगे चेदी वंश का। इसका पता किस अभिलेख से मिलता है? आथी गुफा अभिलेख से। इसने कलिंग की खोई हुई प्रतिष्ठा को क्या लौटाया था? वापिस। इसने किस पर आक्रमण किया? मगध पर। और वहां से कौन सी मूर्ति ले आया? जीतसेन का संबंध किस का देवता माना जाता है? जैन धर्म का। और इस मूर्ति को अगर पूछे मगध कौन ले गया था कलिंग से? महापद्मानंद। याद रह जाएगा ना। और इसने ना किसको हरा दिया था? सातकर्णी प्रथम को भी इसने हरा दिया था। ठीक है, इस कलिंग नरेश खारवेल ने किसको हरा दिया था? सातकर्णी प्रथम को हरा दिया था। ठीक है, अब है ना सिर्फ 5 मिनट है, मेरे को सुनो, कॉपियां बंद कर दो, मैं आपको सारा रिवीजन करवा देता हूं। आज हमने कौन सा वंश पढ़ा? सातवाहन पढ़ा। सातवाहन वंश से पहले मैंने पढ़ाया आपको कण्व वंश। कौन सा वंश पढ़ाया? कण्व। अब 5 मिनट में सारा रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। वैसे ये टॉपिक आपको है ना थोड़ा सा अटपटा लग रहा हो, 5 मिनट में सारा याद करा देता हूं। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा आज कण्व वंश। ठीक है, और कण्व वंश है ना, पुराणों के अनुसार ये वंश कितने साल रहा? 112 वर्ष रहा। पुराण है ना शुंग वंश और कण्व वंश को क्या मानते थे? एक, क्योंकि ये कण्व वंश के क्या थे? सेनापति थे। बाण भट्ट की हर्षचरित्र कहती है कि जो शुंग वंश का अंतिम राजा था देवभूति, वो बड़ा कामुक राजा था। उसकी हत्या वासुदेव कण्व ने उसी की दासी की पुत्री से करवा दी थी। और कब करवाई थी बेटा? 75 ईसा पूर्व, क्योंकि ये 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व यानी 45 वर्ष तक रहा। पुराण कहते हैं 112 वर्ष था। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र होती थी। और इसका पहला राजा था वासुदेव कण्व, जिसने देवभूति की हत्या की। और वासुदेव कण्व है ना, ये कितने वर्ष रहा था बेटा? 9 साल रहा। वासुदेव ने पूजा की भूमि की। भूमिपुत्र कितने साल रहा? 14 साल रहा। भूमिपुत्र से नारायण मिला। नारायण कितने साल रहा? 12। और अंतिम सुशर्मा 10 साल रहा। सुशर्मा की हत्या कर दी बेटा सिमुक ने। और सिमुक ने किस वंश की नींव रखी? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश 30 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व। एरिया पूछे नदी कृष्णा गोदावरी, और वो पूछे महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। पुराणों में इसे आंध्र कहा जाता है, और आंध्र और अभिलेखों में सातवाहन। और एरिया इनका महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। राजधानी इनकी प्रतिष्ठान, जो कहां पर पड़ेगी? पहले राजधानी कौन सी होती थी? पाटलिपुत्र होती थी। इसका पहला जो राजा तो सिमुख हो गया संस्थापक, और उसका बाद में उत्तराधिकारी कृष्ण। कृष्ण का बेटा कौन होता था? सातकर्णी प्रथम। और सातकर्णी प्रथम इस वंश का पहला प्रतापी राजा होता था। उसने शादी कर दी थी रानी नयनिका से। उससे नाना घाट अभिलेख मिला है। ये किसको दान करता था? भूमि। और किसको करता था? हाँ, लेकिन इसने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए? राजसु यज्ञ कितना करवाया? 1। इसको किसने हरा दिया? कलिंग नरेश खारवेल। वो किस वंश का राजा था? और उसने किस पर आक्रमण किया? और कौन सी मूर्ति ले आया? जीतसेन की मूर्ति किस धर्म की थी? उसको कलिंग से मगध कौन ले गया था? महापद्मन। ये क्या ले आया? वापिस। कहां से कहां ले आया? मगध से कलिंग। कलिंग की खोई हुई प्रतिष्ठा को इसने क्या लौटा दिया? वापिस लौटा दिया। और इसने किसको हरा दिया? सातकर्णी प्रथम को हरा दिया। सातकर्णी के बाद इस वंश का एक राजा का वर्णन है, हाल इस वंश का 17वां राजा था। और वो किस भाषा का कवि था? प्राकृत भाषा का कवि था। और उसके बाद इसका राजा बना सातकर्णी सेकंड। उसके टाइम में अमरावती कला का विकास हुआ, और वो खुद को कृष्ण और बलराम जितना शक्तिशाली मानता था। और इसके बाद इसका अंतिम शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली राजा बना गौतमी पुत्र सातकर्णी। 106 ईस्वी से 130, इसका एक ही शासन काल याद करना है। 106 से 130 ईस्वी गौतमी पुत्र सातकर्णी अरब सागर को, हिंद महासागर को, बंगाल की खाड़ी को इसने जीत लिया। राजा गज और विंध्य नरेश की इसने उपाधि धारण की। फिर सातवाहन वंश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शीशे के सिक्के चलाए, कांसे और चांदी के सिक्के चलाए। सामंतवादी व्यवस्था के ये जनक थे। अमरावती कला का विकास हुआ।
प्राकृत भाषा का हाल कभी था, तो प्राकृत भाषा का भी विकास हुआ, ब्राह्मी लिपि का इनके टाइम में विकास हुआ। और अंत में अगर पूछा जाए ना तो इसके वंश का मेन चीज है ये शीशे के सिक्के वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, किस वंश के शासकों ने चलाए सातवाहन। वैसे ही टेंशन ले रखी थी, याद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, कॉपी बंद करोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा, वैसे लगोगे ये सातकर्णी प्रथम, ये सेकंड, ये गौतमी पुत्र हो गया। ठीक है, वंश था मात्र सत्रात्मक, राजा बनते थे पितृ सत्रात्मक, बस इतना याद करना। समझ आ गया? थैंक यू बच्चों।